नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज बात होगी चुनाव से जुड़ी गारंटियों को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय की गारंटी लोगों के सामने रखी है। देश की महिलाओं, युवा, किसानों, मजदूरों सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले, इसके लिए कांग्रेस ने नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय में कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। हर महिला को साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। केंद्रीय भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता दोगुना किया जाएगा। किसान न्याय में एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। संसद में एक विशेष कानून पारित कर स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार ही एमएसपी तय किया जाएगा। किसानों के ऋण माफ करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की भी स्थापना की जाएगी। युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां देने का वादा कर रही है। प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल में अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए मिलेंगे। श्रमिक न्याय में कांग्रेस ने मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की भी गारंटी दी है। स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पैलिएटिव केयर मिलेंगी। और इसके अलावा भी हिस्सेदारी न्याय में जातीय जनगणना और ST, SC, OBC आरक्षण पर 50% की सीमा भी हटा दी जाएगी। कांग्रेस की 5 गारंटी को PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि आशा की ये किरण है, तो वही बीजेपी के केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाएं फर्जी हैं। क्या कांग्रेस की 5 गारंटी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएंगी या फिर ये केवल कागजी घोषणाएं बनकर रह जाएंगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर नजर। देश का मुद्दा अलग है। इस समय हम देश के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कहीं न कहीं पूरे देश में इस समय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता त्रस्त है। देश की जनता परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से। इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। किसान परेशान है, युवा परेशान है, माता बहन परेशान है, इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए हम 5 गारंटी, 5 न्याय योजना को लेकर हम जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका अच्छा माहौल है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मसला ऐसा है, विश्वसनीयता का है। जनता को विश्वास है मोदी जी की सरकार बनेगी। हमको, आपको भी मन में विश्वास है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी वो वादे पूरे कर लेंगे। तो गारंटी बनाम गारंटी की इस लड़ाई में कौन आगे निकलेगा, किसकी योजनाओं में दम है और जनता का किसको साथ मिलेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, अमरजीत छाबड़ा जुड़ रहे हैं बीजेपी से, अंशुल मिश्रा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले अंशुल जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि ये चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस जिन मुद्दों को सालों साल अलग अलग, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो चाहे केंद्र के, वो उठाती रही है। इनमें चाहे महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, ये मुद्दे आप लगातार रखते रहे हैं। और मैं इसे ये इस तरह से भी कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा लोकसभा चुनाव नहीं रहा जहां इस तरह के मुद्दों को ना उठाया गया हो। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होता है विश्वसनीयता का, कि कौन अपनी बातों पर खरा उतर सकता है या उतरने की क्षमता रखता है। आज ये एक बड़ा सवाल बन गया है, खासतौर से तब जब बीजेपी इतिहास के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी बन के उभरी है हिंदुस्तान की राजनीति में। ये बीजेपी को लगता है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। मैं तो यह समझता हूं कि मेरे देश का जो हुक्मरान है, जिसके पास 303 से ज्यादा सांसद हैं, वो इतना डरपोक है और इतना डरा हुआ है कि वह ईडी और आईटी की वैसायिकों को साथ लेके भारतीय राजनीति को चलाने पर आमादा है। तो इससे यह समझ सकते हैं कि मेरे देश का हुक्मरान कितना डरा हुआ है। मेरे देश के हुक्मरान यह कहा करते थे कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी, मतलब व्यक्तिवाद की राजनीति करने पर वो स्वयं आमादा है और प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं महोदय परिवारवाद पर। सोच लिए मेरे देश की भारतीय राजनीति किस ओर जा रही है।
मेरे देश के हुक्मरान यह कहते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता देंगे कि आज वो पेट्रोल, डीजल और खाने का तेल उनको कितना मिल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी एक बात को जरूर बोलेंगे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह 5वें नंबर पर आ गई है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश की हो सकी है। लेकिन ये भारत के इन्फ्लुएंस रेट पर बात नहीं चलेंगे कि कितने ज्यादा लोगों में आपस में गरीबी बढ़ गई और रईस जो है वो रईस होता जा रहा है, लेकिन ये इस बात को वो नहीं कहेंगे। कामगारी की बात करने वाले ये कहते थे कि हम मजदूरों को पैर धोएंगे, मजदूरों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन देश में मजदूरों की हालत क्या है वह हमसे आपसे छुपी नहीं। ये कहते थे ना कि भारत के ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। ये कहते थे कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, लेकिन 15 लाख रुपए अकाउंट में किसी के नहीं आए। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ 16,000 करोड़ रुपए बीजेपी के चिंटुओं को जरूर मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो यह भी कहा था कि भाइयों एवं बहनों मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 10 साल में वो 100वां दिन ढूंढ रहा है पूरा हिंदुस्तान। ये कहते थे कि भाइयों एवं बहनों मैं देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए जो नई स्मार्ट सिटी बनकर आई है। ये मोदी की गारंटी की अगर गारंटी है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि भारत की राजनीति किस ओर जाना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमरजीत जी से। अमरजीत जी, अब एक नया नारा बीजेपी के नेता आप सभी दे रहे हैं कि मोदी जी के गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी है। 10 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, आप अपनी उपलब्धियों में कई सारी बातें रखते हैं, लेकिन जो बातें अंशुल मिश्रा जी कह रहे हैं क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, किसी भी सरकार अगर बार बार रिपीट होती है, आप देखेंगे कि हमारी 10 साल की सरकार हुई और 10 सालों में सरकार में लगातार जनता के जो मन है उसको जीतने का काम किया है। लगातार हमारे सीटों में वृद्धि हुई है। ये साफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। आज कांग्रेस की ओर दृष्टि डाले तो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई बहुत सारी बातों का उल्लेख कर रहे थे, उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि आज ये कांग्रेस जो कभी इस देश में 65 सालों तक राज करती थी, आज 50-52 सीटों तक सिमट गई है। इनको बहुत सारे विषयों पर आकलन करने की आवश्यकता है, जनता के मन को समझने की आवश्यकता है, लेकिन जनता के मन को समझने की जगह इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। इस देश में लगातार ऐसे मुद्दे होते थे जिन मुद्दों से इस देश की जनता त्रस्त थी, लेकिन इन्होंने जनता के मुद्दों को किनारे करते हुए परिवारवाद की बात इन्होंने की थी। मैं परिवारवाद का उल्लेख करूंगा। परिवारवाद की भाई, मेरे भाई, छोटे भाई, परिवारवाद की परिभाषा होती है नेहरू, परिवारवाद की परिभाषा होती है इंदिरा, परिवारवाद की परिभाषा होती है राजीव, परिवारवाद की परिभाषा होती है सोनिया, परिवारवाद की परिभाषा होती है प्रियंका, परिवारवाद की परिभाषा होती है राहुल। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार चले आ रहा है, जिन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी को अपने कब्जे में रखा था, और सिर्फ पार्टी को ही कब्जे में नहीं रखा, पूरी सरकार को भी कब्जे में रखा हुआ था, और जिससे इस देश ने देखा कि जो विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ना था वो देश बहुत तेजी से पीछे की ओर चल पड़ा। इस देश के अगर टुकड़ों की बात करूं, यदि हम हमारा जो शीर्ष है, जो हमारा कश्मीर है, उसमें जो पाक अधिकृत कश्मीर को देने का काम किसी ने किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस कांग्रेस पार्टी के उन पीछे पृष्ठभूमि पर जाए तो धारा 370 और 35 को किसने पाला पोसा, किसने देश के 2 टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में रखने का प्रयास किया। हम अपने ही देश को उस हिस्से में जान नहीं पाते थे। तो ये कांग्रेस की नीति थी। कांग्रेस अपनी नीतियों से लगातार इस देश को पीछे करने का काम हुई। इस देश में आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा था। इस देश में लगातार देश के हिस्सों में बम ब्लास्ट होते थे, लोग सुरक्षित नहीं थे। आज देश सुरक्षित हाथों में है। आज विश्व पटल पर भारत का नाम है। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध होता है तो उस पर भी भारत पर, विदेश की जो नीति होती है भारत पर नजर डालती है। जब हमारे छात्र जब यूक्रेन में फंसे होते हैं तो भारत का झंडा लगाकर पास, और सिर्फ भारत के छात्र नहीं, पाकिस्तान में भी जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय ध्वज को अपने हाथों में लिए हुए वहां से निकल कर आए थे। इसमें हंसने वाली बात मेरे भाई नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है। जहां देश के स्वाभिमान की बात होगी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, ये देश के स्वाभिमान का विषय है। आज देश उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, आज देश चहुं दिशा पे आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की बात आपने की, निश्चित ही जीडीपी अगर बढ़ती है तो देश का भी विकास होता है। इसमें आपको सारे मुद्दों को समझना होगा। आपने तो बहुत सारे विषय को लाया है। 65 साल तक कहाँ थे आपके सारे ये मुद्दे, कहाँ थे नारी उत्थान की बातें, निद्रा जी ने कहा। ठीक है, मैं गंगेश जी के पास आना चाहूंगा इस पे। तो गंगेश जी, आपने दोनों को ही सुन लिया है, तो ये एक ऐसा कह सकते हैं नैरेटिव है
कि जब बीजेपी सरकार में नहीं थी 14 के पहले, तब भी वो 70 साल 65 साल की बात हो रही थी। अब उसके साथ उन्होंने क्या किया, बस वो जुड़ गया है। अभी भी जब बात होती है तो वही इंदिरा, वही नेहरू पर ये जो लड़ाई है पहुंच जाती है। तो ये इस तरह की इस पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं कि जब एक सरकार जिसका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसे अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि उसने 10 साल में क्या किया, वो कहे कि उससे पहले की 60 सालों की सरकार में क्या हुआ, पहले आप उसको देखिए। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स कब खत्म होगी भी कि नहीं, या ऐसी चलने वाली? देखिए, मुझे लगता है कि देश में वर्तमान में भाजपा और एनडीए गठबंधन ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, संगठित है, सारी चीजें क्लियर है। तो आपके जो सवाल निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर उनको अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए और उन्होंने अपनी जो गारंटी दी है उसकी बात करनी चाहिए, बजाय कांग्रेस पर अटैक करने की। कांग्रेस का पिछला परफॉर्मेंस अगर देखें तो 52 सीटों में सिमट कर रही पूरे देश में कांग्रेस। उसके अलावा उनका जो गठबंधन था यूपीए, वो गठबंधन सिमट के 95 रहा, 100 क्रॉस नहीं कर पाया। आज कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने परफॉर्मेंस को वापस रिटर्न करने की स्थिति में है। यही वजह है कि कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है फील्ड में और लगातार नई नई स्कीम लेके आ रही है। जो 5 इन लोगों ने गारंटी लाई की स्कीम लेके आई है, जनता के बीच वो अपना स्थान वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि 60-70 साल उन्होंने राज किया। वो चाहेंगे कि फिर से वो वापस आए और अपने कार्यों के दम पर आए। और ये बात अपनी जगह है कि मुझे लगता है कि अभी सब बातों से बचना चाहिए भाजपा को। मतलब जो परिवारवाद की राजनीति की बात है, कहीं ना कहीं देखिए क्या भाजपा में इस तरह नहीं हुआ है। भाजपा में भी लगातार ऐसा होता रहा कि एक जो नेता है उसका बेटा, छत्तीसगढ़ में उदाहरण देखिए रमन सिंह के बेटे वो बने थे सांसद। अभी देखिए केदार कश्यप है, उनकी ये दूसरी पीढ़ी है। इस तरह और भी कई उदाहरण है, प्रदेश में भी कई उदाहरण। तो मुझे लगता है इस पॉलिटिक्स में जाने के बजाय मुझे लगता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अपने कार्य को भाजपा के पास अपने बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 10 सालों में भाजपा ने देश का जो विकास किया है उसको गिना के और नई योजनाएं भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मुझे लगता है। और लेकिन स्थिति ये है कि देखिए ये जो है, चूंकि दोनों पार्टी भले ही भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस कमजोर है, उनसे पिछड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमेशा टक्कर देने में कांग्रेस भाजपा के आमने सामने रहती है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। इसमें यही वजह है कि सामने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ। इसी पे मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा लगता है, और ये मेरा सभी राजनीतिक दलों के लिए सवाल है, मैं उसको लेकर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आज स्थिति यह है कि समाज एक बहुत बड़ी समस्याओं से, बहुत सारी समस्याएं जिनसे होकर एक परिवार गुजर रहा है, समाज में उनकी बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके पास बेहतर विकल्प एक राजनीतिक दल के रूप में क्या मौजूद है? आज एक बहुत बड़ा क्या कम्युनिकेशन गैप है? विपक्ष अगर कह रहा है, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है या जिन मुद्दों को मौजूदा सरकार उठा रही है, उससे कितना अपने आप को सहमत पाती है जनता कि उनकी जो जरूरत है, क्या ये दोनों ही पूरी कर पा रहे कि नहीं? उन चीजों को लेकर बात हो रही कि नहीं? क्योंकि अभी जैसे बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता अमरजीत जी, वो गिना रहे थे कि यूक्रेन में क्या हुआ, हमने धार्मिक माहौल में क्या किया, जो आतंकवाद था उनको लेकर वो बात कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस को देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, जबकि जनता ये सोच रही कि साहब मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, हमारे पास जो आमदनी है उसकी तुलना में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये किस तरह का एक कंफ्यूज नैरेटिव जो है चल रहा है जनता के बीच में? निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी इस बात को लेकर करने में पिछड़ रही है कि आज जनता की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। सबसे ज्यादा जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पूरे देश में, मुद्रा की स्फीति जिस तरह से हुई है, उसको कम करने की जरूरत है, महंगाई पर विजय पाने की जरूरत है। इसको लेकर न कांग्रेस के पास कोई बड़ी स्कीम है और न भाजपा के पास। दोनों ही पार्टियों में लगातार फ्रीबीज बांटने की चीजें, मतलब फ्रीबीज बांटने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी उसको भी आप फ्रीबीज, मतलब जनता को प्रलोभन देकर जनता के बीच गिफ्ट बांटकर वोट बटोरने की प्रवृत्ति तेजी से राजनीतिक दलों बढ़ी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा या अन्य दल हो। मुझे ये और यही जो है संकट का कारण है। आप देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, पिछली बार भूपेश बघेल जी ने 2500 प्रति क्विंटल धान की कीमत के एवज में 5 साल तक कहीं ना उससे विकास बाधित रहा। उस तरह से विकास नहीं हो पाया प्रदेश का जिस तरह से विकास होना चाहिए था। बड़ा पैसा चला गया किसानोों के बोनस देने और उनके जो अंतर की राशि को देने में। इस बार की सरकार ने उससे ज्यादा घोषणाएं की। अभी उनके पास 3100 रुपए के हिसाब से देना है तो उनको किसानों को एमएसपी, फिर उसका 2 साल का बोनस है। इसके बाद महतारी वंदन का अलग से बोझ आ चुका है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर।
इसका परिणाम है कि आज सरकार को तो बजट नहीं है, 13,000 करोड़ का पहले स्टेप में लोन लेना पड़ गया सरकार को। तो लोन ले लेकर अगर इस तरह से मुफ्त में रेवड़ी बांटते रहेंगे प्रदेश में या जनता के बीच, और तो इसका परिणाम क्या होगा? भविष्य में बजट कहीं न कहीं चरमराएगा। मुझे लगता है इस पे बहुत गंभीरता से दोनों पार्टियों को, इसको क्या गंगेश जी इसको इस तरह से देखें, क्योंकि वेलफेयर स्कीम बोझ तो नहीं होनी चाहिए राज्य के ऊपर, लेकिन ये वेलफेयर स्कीम बोझ तब बन जाती है जब रोजगार का उतना सृजन ना हो रहा हो, राज्य की आमदनी उतना ना हो, तो ये काउंटर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि जब हमको वेलफेयर स्कीम जो है बोझ लगने लगती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं और वहां पे सफल भी हैं, अच्छा खासा खर्चा होता है। लेकिन अगर अब जैसे आप कह रहे छत्तीसगढ़ का कि वहां पर अगर आप महतारी बंधन योजना है वो बोझ बनती जा रही है, धान खरीदी इतना कर्जा हो चला है और ये सस्टेनेबल नहीं है, आने वाले समय में राज्यों का विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि काउंटर इफेक्ट क्रिएट इसलिए हो रहा है कि राज्य धन अर्जित नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए। देखिए, सामान्य सा नियम है कि अगर कोई भी धन है तो उसको ऐसे एंड पे खर्च करिए जो प्रोडक्टिव हो। हम अभी जो राजनीतिक पार्टियां जो खर्च कर रही हैं वो सीधे एंड पे जाके समाप्त हो रही है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। मुझे लगता है अगर महतारी वंदन योजना को में कुछ प्रोडक्टिविटी की बात होती है, 1000 रुपए देकर महिला उसको कुछ काम करती प्रदेश की या प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरह से प्रदेश से किसी भी तरह से फायदा होता, कहीं से प्रोडक्टिव रहता, मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद रहता उसका, वो ज्यादा, और वो उस बजट में उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनता तो प्रोडक्ट, और अगर इस तरह की स्कीम आए तो उसमें मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। जैसे मजदूरों को मजदूरी बढ़ाना, तो मजदूरी बढ़ाने के साथ प्रोडक्टिविटी भी अगर एक मजदूर को दे रहे हम, एक सामान्य सी बात है, और वो कम से कम 600-700 रुपए का काम कर रहे हैं, तब तो वो प्रोडक्टिव। अगर वो 500 रुपए दे रहे हैं और 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो पैसा डेड एंड में खर्च हो रहा है, उसका नुकसान ही होता है। तो इस तरह की इकोनॉमिक बातचीत होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को इन सब चीज से उठ के फ्री बीज के पीछे न जाके नए सिरे से प्रोडक्टिव एंड इन चीजों को खर्च करने के बारे में इस तरह की स्कीमें लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अंशुल जी आप कुछ कह रहे थे? अंशुल जी, जी बोलिए। अंशुल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कोई समस्या आ रही है। अमरजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो जाहिर तौर पर हम तमाम गारंटीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी अंशुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुछ कम्युनिकेशन का इशू? ठीक है अमरजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कई मुद्दों पर जब हम बात करते हैं खास तौर से, तो जो जनता से जुड़े हुए जन सरोकार के मुद्दे हैं उनसे ज्यादा तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर बीजेपी काफी अग्रेसिव नजर आती है। जी आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। मैं वापस जुड़ूंगा आप सभी मेहमानों से थोड़ी देर में। तो जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और जाहिर तौर पर कई सारी आपस में सुनाई दे रही उधर से। जाहिर तौर पर जनता के सामने ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो 11 सीटों में से 9 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। बात करें गारंटियों की तो बीजेपी जहां राज्य में अपनी सरकार के दौरान जो वादे उन्होंने विधानसभा चुनाव में किए थे उन्हें पूरा किया है, वही कांग्रेस एक बार फिर से जो कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में जिन दावों पर उन्हें सफलता मिली थी, जिन गारंटियों के जरिए उन्हें ही पटल पर रखा है और लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं वादों के दम पर आगे बढ़ रही है। और जाहिर तौर पर ये देखना काफी दिलचस्प है कि कितना जनता अपने आप को सहमत पाती है इन गारंटीज के साथ। जी अंशुल जी आवाज आ रही है आप तक? जी मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला गया था, थोड़ा परिवार को समय। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा सवाल है कि अगर आज हम बात करें उत्तर भारत में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। चाहे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 67 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी आगे रही। गुजरात, राजस्थान में सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वही हिमाचल प्रदेश से लेकर अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली में भी बीजेपी के पास
बहुतायत में सीटें हैं और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 29 में से 28 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें। तो उत्तरी भारत में बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। वर्चस्व भाई अगर बात करें तो कांग्रेस सीटें जो है वो सिमटती नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस इन गारंटी के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है देखना होगा। खैर, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर दोनों ही दलों की तरफ से गारंटियों की बौछार तो हो रही है, लेकिन जनता किसे आत्मसात करती है देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।